Good morning, dear students. Okay, please let me know. Only 13 or 12 students are there. Should we wait for 5 minutes or should we start? Am I audible? Pooja? Okay. Screen दिख रहा है बेटा? Okay. So what should we do? Should we wait? पूजा कुछ बोलना चाह रही है. Yes, Pooja. We should wait for 5 minutes. Okay, let us wait for 5 minutes and then we will be starting the important concept. Yes. Let us wait. Okay, dear students, let us start. चलिए, तो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड विद फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं. सबसे पहला है बेसिस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बेसिस? पहले मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, बाद में आप लोग ही इसको रीड करेंगे. कुछ रीडिंग्स मैं भी कर लूंगा. Now basis means the difference of prices in spot market, that is cash market, and futures market. जरूरी नहीं है ना कि कैश मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट में प्राइस सेम हो. ऐसा कई बार होता है कि स्पॉट मार्केट का प्राइस ज्यादा होता है, फ्यूचर का कम होता है, या फिर फ्यूचर का प्राइस ज्यादा होता है और स्पॉट का कम होता है. अब क्योंकि पूजा इज अ ब्रेव गर्ल, उन्होंने अकेले ही अपना वीडियो ऑन करके रखा है, तो मैं उन्हीं से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा. नाउ पूजा, यू आर अ ट्रेडर. आप शेयर मार्केट में ट्रेड करना चाह रहे हैं.
ठीक है, अब मेरे को एक सिंपल सा लॉजिक बताइए, आप बायर हो मार्केट में, देयर आर टू मार्केट्स, एक स्पॉट मार्केट जिसको हम कैश मार्केट बोलते हैं और एक फ्यूचर्स मार्केट है, ठीक है। अब मेरे को बताओ 1000 शेयर्स अगर मेरे को खरीदना है, जो 10 लाख का माल है, हम लोगों का जो एग्जांपल है रिलायंस का, 10 लाख रुपए किसी के पास इजीली अवेलेबल नहीं है, लाख रुपए हो सकता है मार्जिन मनी का। तो एज अ बायर आप ट्रेड करना चाह रहे हो तो आप कैश मार्केट में ट्रेड करना प्रेफर करोगे, क्योंकि आपको गारंटी है कि रिलायंस भागने वाला है, आपको कहीं से टिप मिली है या आपका खुद का एनालिसिस है कि यार रिलायंस भागने वाला है। अब मेरे को बताओ, आप कैश सेगमेंट में खरीदना प्रेफर करोगे या फ्यूचर्स में? कैश में बेटा कम आएगा ना, 10 लाख रुपए लगेंगे 1000 शेयर खरीदने के लिए। हाँ, एज पर प्राइस वी शुड गो फॉर फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट। अब बेटा मेरे को ये बताओ कि फ्यूचर में आपको खरीदना है और फ्यूचर का प्राइस ज्यादा है और स्पॉट का कैश मार्केट का प्राइस कम है, तो ये आपके लिए फायदा है या नुकसान है? फ्यूचर प्राइस इज हायर देन द स्पॉट प्राइस। यस, तो फायदे में है। नुकसान है बेटा। फ्यूचर प्राइस में अगर हमने दिया तो फिर फ्यूचर प्राइस मतलब सोचिए, 1000 रुपए कैश मार्केट में रिलायंस का भाव 1000 रुपए चल रहा है और फ्यूचर में 1010 रुपए चल रहा है, तो आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा भरना है। हाँ, यू आर अ बायर ना, तो लॉस है ना, तो इट इज टर्म्ड एज नेगेटिव। आपके लिए क्या हो गया ये? नेगेटिव। अच्छा, उल्टा चलते हैं कि फ्यूचर का प्राइस कम है और कैश सेगमेंट में प्राइस ज्यादा है और आपको मालूम है भागने वाला है, तो आपके लिए ये पॉजिटिव है। सेम थिंग इज एक्सप्लेन्ड ऑन इन फर्स्ट पैराग्राफ, लेट अस रीड इट। ठीक है, the difference between the spot price and the future price is called basis. So इसको तो पहले अंडरलाइन कर लो कि भाई बेसिस का मतलब क्या है? The difference between spot price and future price. If the future price is greater than spot price, जैसे अभी मैंने बताया, आप लोग लिख सकते हो ये, if future price is greater than spot price, basis for asset is negative, क्योंकि हमको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा? प्रीमियम, एडिशनल अमाउंट पे करना पड़ेगा। अच्छा, उल्टा हो गया तो इफ स्पॉट प्राइस इज ग्रेटर देन फ्यूचर प्राइस, तो ये पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि हमको डिस्काउंट पे मिल रहा है। ये मैंने लास्ट टाइम पे लिखवाया था आपको, अगर याद होगा, है ना। तो वही सेम चीज है बेटा, और कुछ नहीं है। इन्होंने नेगेटिव और पॉजिटिव बोला। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट लाइन का लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूं। इफ फ्यूचर प्राइस इज ग्रेटर देन द स्पॉट प्राइस, basis for the asset is negative. Similarly, if the spot price is greater than the future price, basis for the asset is positive. On September 21st, 2021, spot price ज़्यादा है future price से, thus basis for Nifty future is positive, that is 17,562 minus 17,559.30. इन्होंने बताया कि 2 रुपए 70 पैसे आपका फायदा है, पॉजिटिव। तो क्या ये फर्स्ट पैराग्राफ बेटा सबको समझ में आया? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम या कुछ क्वेरीज है? अब तो 2 स्टूडेंट्स हो गए। रिचा ने भी अपना वीडियो ऑन कर लिया है, गुड। तो अब मैं 2 स्टूडेंट्स को देख सकता हूं, पूजा एंड रिचा। इज देयर एनी क्वेरीज रिलेटेड टू फर्स्ट पैरा? अब मेरे को बताइए, हम सबको मालूम है 3 टाइप के फ्यूचर्स होते हैं, 1 मंथ कॉन्ट्रैक्ट, 2 मंथ कॉन्ट्रैक्ट एंड 3 मंथ कॉन्ट्रैक्ट। तीनों के प्राइस सेम होंगे या अलग अलग? रिचा प्लीज हेल्प मी आउट, मैं तो नया हूं ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आपको क्या लगता है? यस, होंगे। वेरी गुड। अब मेरे को बताओ, 1 मंथ जो करंट मंथ है उसका प्राइस, नेक्स्ट मंथ और फार मंथ, याद है आपको? 3 कंसेप्ट्स हैं। यस सर। ठीक है, अब मेरे को बताइए किसका प्राइस सबसे ज्यादा होगा? फार मंथ का सर। फार मंथ का प्राइस सबसे ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि कॉस्ट टू कैरी ज्यादा होता है। अब ये कॉस्ट टू कैरी या कॉस्ट ऑफ कैरी है, अगला नीचे आप देख सकते हो, नीचे हम लोग पढ़ने वाले कॉस्ट ऑफ कैरी। तो जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें उन लोग ने यही बताने की कोशिश की है। पूरा पैराग्राफ जब आप पढ़ोगे, मैंने आपको एक ही सेंटेंस में बता दिया
कि भाई 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होगा वो सबसे उसका प्राइस ज्यादा होगा, उसके बाद नेक्स्ट मंथ का प्राइस ज्यादा थोड़ा सा कम होगा, और सबसे कम करंट मंथ का होगा। ठीक है, अच्छा ये सेकंड पैराग्राफ का है। थर्ड पैराग्राफ जो है वो ये बोल रहा है कि भाई मैच्योरिटी के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी और एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी, प्राइस विल बी 0। एक्सपायरी है भाई तो प्राइस विल बी 0, मतलब उसके बाद तो कुछ होना ही नहीं है, एक्सपायरी हो गई तो खत्म, मामला फिट्टूस। ठीक है, तो प्राइस कितने भी ऊपर नीचे हो, स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस, मैच्योरिटी वाले दिन इट विल बिकम 0। सो दैट इज सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ व्हाट दे आर सेइंग। तो मैंने एकदम समरी में आपको बता दिया है कि सेकंड पैराग्राफ क्या बोल रहा है और थर्ड पैराग्राफ क्या बोल रहा है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार सेकंड और थर्ड पैराग्राफ रीड कर लीजिए, इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज रहती है यू कैन आस्क मी, जस्ट गो थ्रू सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ। और जो बेटा मैंने बोला है वो लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने क्या बोला था, फ्यूचर प्राइस ज्यादा, स्पॉट प्राइस कम, नेगेटिव बिकॉज वी आर पेइंग प्रीमियम। स्पॉट प्राइस ज्यादा, फ्यूचर प्राइस कम, देन इट इज पॉजिटिव बिकॉज वी विल बी गेटिंग थिंग्स एट डिस्काउंटेड रेट। ये फर्स्ट पैराग्राफ में देखा था। सेकेंड पैराग्राफ में भाई 3 महीने का 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 1 मंथ, 2 मंथ एंड 3 मंथ। 1 मंथ का प्राइस हरदम कम होगा, सेकेंड मंथ का ज्यादा होगा, थर्ड मंथ का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि कॉस्ट टू कैरी सबसे ज्यादा थर्ड मंथ का है। और आखिरी पैराग्राफ में बोल रहे हैं भाई कोई भी बेसिस हो, वेदर बेसिस इज पॉजिटिव और वेदर बेसिस इज नेगेटिव, आखिरी में होगा 0। तो जस्ट गो थ्रू इट बेटा। यस, एनी क्वेरीज? अगर किसी की कुछ क्वेरीज है बेटा तो प्लीज रेज योर डिजिटल हैंड्स। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट कॉस्ट ऑफ कैरी या कॉस्ट टू कैरी। अब कॉस्ट टू कैरी मतलब बट नेचुरल खर्चा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आप कोई भी ऐसी चीज, फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। कई बार हम लोग है ना पानी की बोतल खरीदने जाते हैं क्योंकि गर्मी का सीजन है, चिल्ड पानी चाहिए, और 10 रुपए की बोतल हमको 11 रुपए में मिलती है। सामने वाला बोलता है भाई फ्रीजर का पैसा कौन देगा, हमने फ्रिज में इसको ठंडा किया है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हमको लगा है, उसका हम एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं। व्हाट इज दैट? कॉस्ट टू कैरी। हालांकि कंपनी उनको डिस्काउंटेड रेट पे देती है इस चीज के लिए कि भाई आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना होगा, लेकिन फिर भी दे चार्जेस। सेम चीज यहां हम लोग बात करेंगे अबाउट शेयर्स। ठीक है, अब कैसे होता है, पहले हम सेकंड पैराग्राफ का एग्जाम्पल देखेंगे बेटा कि कॉस्ट टू कैरी का होता क्या है। तो हम अगर एग्जाम्पल समझ में आ गया तो उसका कंसेप्ट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड, कंसेप्ट आसान होगा। तो कैन आई स्टार्ट? पूजा, okay, that's fine. Let us see. For example, assume the share of ABC Limited is trading at rupees 100 in the cash market. ABC कंपनी कैश मार्केट में 100 रुपए का भाव चल रहा है। A person wishes to buy the share but does not have money.
पैसे नहीं है उसके पास. In that case, he would have to borrow ₹100 at the rate of say 6% per annum. उसने पैसे borrow किए, उसके पास पैसे नहीं है, invest करना है. This is just an example to make you understand the concept of cost of carry. तो 6% से उसने loan लिया. In that case, he would have to borrow ₹100 at the rate of say 6% per annum. Suppose that he holds this share for 1 year, एक साल पूरा रखा, 1 year, and in that year he expects the company to give 200% dividend on its face value of ₹1. That is dividend उसको ₹2 मिल रहा है. ₹100 उसने इन्वेस्ट किया, ₹2 उसको डिविडेंड मिल रहा है, जबकि 6% वो इंटरेस्ट पे करने वाला है. Thus, his net cost of carry is equal to interest paid, that is 6%, minus dividend received, that is 2. तो आप देख सकते हो 6 minus 2 is equal to 4. Therefore, break even future price for him should be ₹104. अब अगर मेरे को बताओ वो ₹103 में बेचता है तो उसका नुकसान है. उसने भले ही खरीदा ₹100 में, लेकिन उसने टोटल ₹104 खर्चा किया है. ₹106 था, ₹106 में से उसको ₹2 डिविडेंड का मिल गया, लेकिन अभी भी उसके पॉकेट से ₹4 एक्स्ट्रा गया है. तो टोटल ₹100 में खरीदा प्लस ₹4 उसने खर्चा किया, तो अब उसका प्राइस ₹100 ना होते हुए ₹104. अब वो ₹104 में बेचेगा तो देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस. ₹104 से नीचे बेचेगा तो देयर विल बी अ लॉस, और ₹104 के ऊपर बेचेगा देन ही विल बी अर्निंग प्रॉफिट. तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कॉस्ट ऑफ कैरी मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स. ये तो हो गया एग्जांपल सेकंड पैराग्राफ का. इसमें किसको नहीं समझ में आया प्लीज लेट मी नो. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं, ठीक है, एकदम इजी एग्जांपल, ताकि और अच्छे से समझ में आए. कैश मार्केट में मैंने एक शेयर खरीदा एबीसी कंपनी का जो ₹100 है, और मैंने डिलीवरी लिया है, मतलब महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद बेचूंगा. एग्जाम्पल दे रहा हूं जस्ट. ₹100, ठीक है. ऐसा जब मेरा ऑफिस हुआ करता था कल्याण में शेयर मार्केट का, ऐसे मैं बहुत सारे क्लाइंट्स को देखता था. ₹100 में खरीदा और ₹100 25 पैसे में बेच दिया. आपको बता दूं, ब्रोकरेज होता है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट टैक्स लगता है, ठीक है. अगर मैं डिलीवरी की बात करूं, डिलीवरी मतलब मैं इंट्राडे नहीं खेल रहा, आज खरीद के आज नहीं बेच रहा. मैं आज खरीद के कल बेचूंगा, परसों बेचूंगा, साल भर, 2 साल, 5 साल, जब भी है. तो अच्छे से सुनना बेटा. ₹100 में मैंने एक शेयर खरीदा, इसके ऊपर मेरे को ब्रोकरेज 50 पैसे लगते हैं, 50 पैसे, ठीक है. मतलब मेरा टोटल खर्चा कितना हो गया, ₹1.50, सॉरी ₹100.50 बराबर, प्लस टैक्स. तो सब मिला के वो 80 पैसा होता है. कितना होता है? 80 पैसा. तो अब मेरे को बताओ, मैं पूजा से पूछता हूं, पूजा मेरे को बताओ कितने रुपए में बेचूंगा तो देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस. ₹100 में खरीदा, 80 पैसा उसके ऊपर का देना है, टैक्स हो गया प्लस ब्रोकरेज हो गया, सब मिला के 80 पैसे. यस पूजा. No profit, no loss. If हाँ, including all the taxes and brokerage, yes. means ₹100 80 पैसे में अगर हम सेल करेंगे तो no profit, no loss. Sure. Same ना? That's the चलो. question. No profit, no loss ना? अच्छा मेरे को बताओ, नो प्रॉफिट नो लॉस कब होगा? जब मैं बेचूंगा. हाँ. बेचने के टाइम पे भी तो 80 पैसे लगेगा, ब्रोकरेज एंड एवरीथिंग. Yes. आया बेटा समझ में कंसेप्ट क्या है? तो 80 ठीक. पैसे बाय करने के टाइम पे लग रहा है, 80 पैसे सेल करने के टाइम पे भी लगेगा, ठीक है. तो ₹1.60 हो गया, मतलब मैंने ₹100 में खरीदा तो ₹101.60 मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है. उससे कम में बेचूंगा तो दैट व्हाट इज दैट ₹1.60 आई एम पेइंग, दैट इज कॉस्ट टू कैरी.
आया बेटा समझ में? Yes. तो अब मेरे हिसाब से ये एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है रिचा, समझ में आया? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग फर्स्ट पैराग्राफ देखें। कॉस्ट ऑफ कैरी इज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्यूचर प्राइस एंड स्पॉट प्राइस। इट measures the storage cost in commodity market plus the interest that is paid to finance or carry the assets till delivery, less the income earned on the asset during the holding period. For equity derivatives, carrying cost is the interest paid to finance the purchase less or minus dividend earned, जो हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा है। क्या ये सबको समझ में आया? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ क्वेरीज तो प्लीज लेट मी नो, क्योंकि ना मेरे को बहुत अच्छे से मालूम था कि अगर हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ पहले पढ़ते ना तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को समझ में ही नहीं आता। इसके लिए मैंने सोचा पहले एग्जाम्पल पढ़ेंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग थियरी पढ़ेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है आगे बढ़ते हैं। मार्जिन, अब मार्जिन आप सबको मालूम है, हमने इसके पहले भी मार्जिन देखा था। मेरे को बताओ इनिशियल मार्जिन कितना होना चाहिए? 10%। याद है? वही सेम चीज रिपीट हो रही है बेटा, कोई नई चीज नहीं है। तो आप में से ऐसा कोई है जो रीड करेगा मेरे लिए प्लीज? ओके, पूजा इज रेडी। थैंक यू पूजा, थैंक यू वेरी मच। यस बेटा। Margin account, as the exchange guarantees the settlement of all the trades to protect itself against default by either counterparty, it charges various margins from brokers. ओके, इसका मतलब क्या है? हम अगर स्टॉक एक्सचेंज पे, क्योंकि फ्यूचर्स ट्रांजैक्शन इट इज नॉट अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जहां पे रिस्क है, काउंटर पार्टी रिस्क, तो यहां जो भी एक्सचेंज है जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, वेदर इट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन लोग प्रोटेक्ट करने के लिए, काउंटर पार्टी रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? मार्जिन रखवाते हैं। सबसे पहले मार्जिन कौन रखेगा? इट इज ब्रोकर। मैं पहले कंसेप्ट बता दूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक नया ऑफिस स्टार्ट किया है एंजल ब्रोकिंग से फ्रेंचाइजी लेके, तो एंजल ब्रोकिंग मेरे को बोलेगा बाकी तो सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, कुछ अमाउंट आपको हमारे पास मार्जिन मनी रखना पड़ेगा। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, अच्छे से सुनना। अब मैंने दिया 10 लाख, 10 लाख रुपए मैंने एंजल ब्रोकिंग के पास जमा किए, तो एंजल ब्रोकिंग मेरे को उसके ऊपर एक्सपोजर देगा कि ठीक है आप 1 करोड़ तक का सौदा कर सकते हो इन फ्यूचर्स। 1 करोड़ का 10% इज 10 लाख। अब अच्छे से सुनना, अब हो क्या रहा है? अब पूजा आई मेरे पास एज अ क्लाइंट, मैं तो यार सब ब्रोकर हूं ना, फ्रेंचाइजी। पूजा आई और पूजा ने बोला सर मेरे को है ना रिलायंस में करना है फ्यूचर्स एन ऑप्शन, 10 लाख का एक फ्यूचर होता है। तो मैं बोलूंगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर। तो मैंने जो भरा दैट इज मनीष राय ने जो एंजल ब्रोकिंग को दिया दैट इज मार्जिन, जो क्लाइंट मेरे पास जमा कर रहा है दैट इज इनिशियल मार्जिन। ठीक है, तो देखो आगे। Brokers in turn charge margins from their clients. Margins are briefly explained as follows. Initial margin, the amount one needs to deposit in the margin account at the time of entering into a future contract is known as the initial margin. क्या इनिशियल मार्जिन सबको समझ में आया? जो इनिशियली भरना पड़ेगा, बिना इनिशियल मार्जिन के कोई भी सौदा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर सोचो पूजा ने पैसे ही नहीं दिए तो जो एंजल ब्रोकिंग है उसको तो लगेगा कि मनीष ने अलाउ किया, तो मनीष के 10 लाख में से इसके लाख रुपए सल्टा लो। तो फिर पूजा किसके पैसे से खेल रही है? मेरे पैसे से खेल रही है, मेरे पैसे से उसके सौदे हो रहे हैं। मैं नहीं चाहूंगा कि भाई रिस्क हो, कल को पूजा को 50,000 लॉस हुआ और पूजा नहीं भर पाई तो मेरे 10 लाख में से 50,000 कट हो जाएगा। तो मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता, तो मैं क्या करूंगा, भाई पूजा देखो फ्यूचर्स में करना है आप कर सकते हो, you have to pay 1 lakh rupees as initial margin। आ रहा है समझ में? आगे Let us take an example.
On 21st September 2021, a person decided to enter into a future contract. He expects the market to go up, and so he takes a long Nifty futures position for September expiry at rupees 17,400. ओके, अब पूजा सितंबर 21 2021 को एंटर हो रही है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में और उसको यकीन है कि निफ्टी ऊपर जाने वाला है, तो उसने क्या किया, 17,400 रुपए में निफ्टी फ्यूचर खरीद लिया, ठीक है, 17,400। आगे, The contract value is equals to Nifty future prices into lot price. That is 17,400 into 50 is 8,70,000. ओके, तो ये टोटल माल कितने का खरीदा पूजा ने, 8,70,000 का माल खरीदा है। कैसे कैलकुलेट हुआ ये, 17,400 जो निफ्टी का प्राइस चल रहा था इनटू लॉट, 50 lot. बराबर है 50 लॉट नहीं, 50 शेयर्स का एक 50 लॉट। shares, एक lot. मैं आपको बता रहा हूं बेटा, जब आप मार्केट में बैठोगे ना तो आपको समझ में आएगा, सामने वाला बोलता है 100 लॉट खरीद, 200 लॉट खरीद, तो 100 लॉट कितने का हो गया, इंटू 8,70,000 इंटू 100, 50-50 लॉट, 100 लॉट लोग खरीदते और बेचते हैं, तो सोचो इस पे कमीशन कितना बनेगा, समझ में आ रहा है। तो इसके लिए लोग शेयर मार्केट का ऑफिस डालते हैं और अच्छे अच्छे क्लाइंट रखते हैं जो ज्यादा से ज्यादा खेले। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये खेलने के लिए नहीं पढ़ रहे, ये खिलाने के लिए अपन पढ़ रहे हैं, है ना। आगे 8,70,000 का माल है। This is the contract value of the investor's long position in one Nifty future contract expiring on 30th September 2021. 21 को खरीदा, 30 को एक्सपायरी है। आगे, Assuming that the broker charges 10% of the contract value as initial margin, the investor has to give him rupees 87,000 as initial margin. बराबर है 8,70,000 का 10% comes to 87,000। आगे, Both buyers and sellers of future contracts pay initial margin, as there is an obligation on both the parties to honor the contract. The initial margin is dependent on price movement of the underlying asset. As high volatility assets carry more risk, the exchange would charge higher initial margin on them. ओके, ऐसे भी कई शेयर्स होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, वोलेटिलिटी मींस फ्लक्चुएशंस, तो वो टाइम पे क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा है, कितना भी बढ़ सकता है, कितना भी कम हो सकता है, तो कई बार ब्रोकर बोलता है कि भाई इसका मार्जिन ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये बाबा कभी भी कितना भी बढ़ जाता है और कितना भी गिर जाता है, तो ये शेयर का भरोसा नहीं है, तुम्हारा 10% इज नॉट इनफ टू कवर योर रिस्क, तो ये 10% तो मिनिमम है। कई वोलेटाइल बहुत फ्लक्चुएटिंग वाले शेयर्स में ज्यादा भी मार्जिन होता है, 15% 20% भी मार्जिन होता है। इतना समझ में आया। अगला कंसेप्ट भी हम लोगों ने सीखा है, मार्किंग टू मार्केट या मार्क टू मार्केट या मार्केट टू मार्केट। ओके, रिचा हैज रेज्ड हर हैंड। यस रिचा। सर, जो आपने फ्रेंचाइजी के टाइम पे मार्जिन भरा, दैट वाज नॉर्मल मार्जिन, एंड जो Yes. पूजा ने आपको दिया, दैट इज इनिशियल मार्जिन, करेक्ट? यस, ओके सर, थैंक यू। बस पूछ रही थी, बता रही थी। सर पूछ रही थी। अच्छा ठीक, ओके। अब मार्क टू मार्केट या मार्किंग टू मार्केट, सॉरी, मार्क टू मार्केट जैसे मैंने आप लोगों को बताया, मार्क टू मार्केट डेली बेसिस पे कैलकुलेशन होता है ना। अगर प्रॉफिट है तो ठीक है, लेकिन कम हुआ तो ब्रोकर फोन करके बोलता है मार्जिन कम हो गया सेठ भरो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, पूजा ने 8,70,000 का माल खरीदा था, 10% मार्जिन भर के 87,000 हो गया, याद है पूजा? ओके, अब फर्स्ट डे इटसेल्फ, पहले ही दिन 87,000 में से 7,000 का लॉस हो गया पूजा को, मार्जिन कम पड़ गया, तो ब्रोकर फोन करेगा, मनीष राय फोन करेगा, पूजा मैडम वो आपका मार्जिन कम हो गया है 7,000 रुपीज से, तो प्लीज 7,000 रुपीज आप जमा कर दे, डिपॉजिट कर दे, क्योंकि 10% हरदम होना चाहिए। अगर आपका लॉस, अगर प्रॉफिट हो रहा है देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन लॉस हो रहा है देन इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम। मैं चाहूंगा कि पूजा सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करे, पहले एग्जांपल देखेंगे, बाद में हम कंसेप्ट देखेंगे, मार्किंग टू मार्केट या मार्क टू मार्केट। यस, Let us understand MTM with the help of the example.
Suppose a person bought a future contract on 21st September 2021 when the Nifty future contract was trading at 17,400. He paid an initial margin of rupees 87,000 as calculated above. At the end of that day, Nifty future contract closes at 17,559.30 rupees. ओके, बढ़ गया या कम हो गया? 17,400 में लिया था, 17,559.30 हो गया। बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया। वेरी गुड। मतलब प्रॉफिट है या लॉस? प्रॉफिट। तो पूजा को एक्स्ट्रा मार्जिन भरने की जरूरत है क्या अब? यस। नहीं, क्योंकि प्रॉफिट है। नो लॉस होगा तब भरोगे आप, तब भरेंगे। प्रॉफिट में नहीं भरेंगे बेटा। आगे। This means that he or she benefits due to the 159.30 points gain on Nifty future contracts. Thus, his or her MTM gain for the day is rupees 159.30 into 50 is equals to rupees 7,965 rupees. मतलब 7,965 रुपीज का फायदा हुआ। अगर ये बेच देगी तो प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, आगे। This money will be credited to his account and next day his or her position will start from 17,559.30 for the purpose of MTM computation. बराबर है, क्योंकि उसके अकाउंट में आ गया तो 17,559 से अब चालू होगा, 17,400 से नहीं। ठीक है, लेकिन याद रखना प्रॉफिट में तो कुछ नहीं होता है, जो भी होता है M to M वो लॉस में होता है। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? प्लीज रेज योर हैंड्स। एनी प्रॉब्लम्स? अब याद रखना ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम्स ट्रेडेड। अब अच्छे से सुनना, व्हाट आई मीन टू से। ओपन इंटरेस्ट मतलब किसी ने भी, अच्छे से सुनना। मैं 1 मिनट पूजा को म्यूट कर देता हूं। ओके, प्लीज अच्छे से सुनिएगा, मैं बात कर रहा हूं। ओपन इंटरेस्ट मतलब सौदा अभी भी ओपन है, सौदा अभी भी ओपन है। अच्छे से सुनना, मैंने निफ्टी का एक फ्यूचर लिया, ठीक? तो मेरे को बताओ, ओपन इंटरेस्ट बताएगा। अच्छा, मैंने खरीदा मतलब किसी ने बेचा होगा, तो सौदा एक ही दिखाएगा कि एक सौदा ओपन है, ओपन इंटरेस्ट। ठीक, वॉल्यूम कितना हुआ? सिर्फ मेरा ही हुआ 50। ठीक, दूसरे दिन पूजा ने बेचा। अच्छा, मैंने अभी तक खरीदा है, मैंने बेचा क्या? नहीं। तो ओपन इंटरेस्ट मतलब सौदा अभी भी ओपन है, दूसरे दिन पूजा ने बेचा। ठीक, तो ओपन इंटरेस्ट बताएगा 2 लॉट। कितना लॉट? 2 लॉट। तीसरे दिन रिचा ने 2 लॉट खरीदा, तो टोटल ओपन इंटरेस्ट बताएगा 4 लॉट। ठीक, उसके अगले दिन मैंने अपना वाला बेच दिया, खरीदा था बेच दिया, तो अब ओपन इंटरेस्ट बताएगा सिर्फ 3 लॉट का। समझ में आ रहा है? ओपन इंटरेस्ट बाइंग और सेलिंग हो गया तो सौदा खत्म। जब तक ये मार्केट ओपन है, बायर ने बाय करके रखा है, सेल नहीं किया, या सेलर ने सेल करके रखा है, बाय नहीं किया, जब तक ये सौदा ओपन है, दैट इज टर्म्ड एज ओपन इंटरेस्ट। दैट इज टर्म्ड एज ओपन इंटरेस्ट। सौदा अभी भी खुला हुआ है, सौदा कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक, पूजा कैन यू रीड? The open interest is the total number of contracts outstanding yet to be settled. Yet to be settled, याद रखना, yet to be settled मतलब आउटस्टैंडिंग है, अभी तक सौदा कंप्लीट नहीं हुआ है। बायर ने बाय किया है, सेल नहीं किया है, या सेलर ने सेल किया है, बाय नहीं किया। आगे। For an underlying asset, it is important to understand that number of long futures as well as number of short futures is equal to the open interest. बराबर है, लॉन्ग फ्यूचर्स हो या शॉर्ट फ्यूचर्स हो। मतलब मैंने अगर लॉन्ग किया है तो किसी ना किसी ने शॉर्ट किया होगा। जैसे पूजा ने शॉर्ट किया था तो मैंने लॉन्ग किया है, तो कुछ भी हो, ओपन इंटरेस्ट विल रिमेन सेम। आगे। This is because total number of long futures will always be equal to total number of short futures.
Only one side of contract is considered while calculating or mentioning open interest. The level of open interest indicates depth in the market. मेरे को बताओ, अगर ओपन इंटरेस्ट, याद रखना जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, खासकर टेक्निकल एनालिसिस में, तो हम लोग ओपन इंटरेस्ट देखते हैं कि मार्केट में ओपन इंटरेस्ट अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब डेप्थ है मार्केट में, मतलब सौदा बिंदास कर सकते हो। लेकिन अगर ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, इसका मतलब ज्यादा लोग उसमें काम नहीं करना चाहते, ज्यादा लोग उसमें सौदा नहीं करना चाहते हैं, तो उसमें करने का मतलब नहीं है। तो मैक्सिमम लोग सौदा कहां करते हैं? जहां ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होता है। जहां ओपन इंटरेस्ट कम होता है तो वहां लोग सौदा करना प्रेफर नहीं करते हैं। तो मार्केट डेप्थ मालूम पड़ती है कि मार्केट में डेप्थ कितनी है, ओपन इंटरेस्ट ज्यादा तो डेप्थ ज्यादा। आगे Volumes traded give us an idea about the market activity with regards to specific contract over a given period. Volume over a day, over a week or month or over entire life of the contract. अब वॉल्यूम मतलब क्या? कितने लोगों ने खरीदा और कितने लोगों ने बेचा। और वही चीज हम लोग नीचे देखने वाले हैं, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम। देखो फर्स्ट मार्च टेबल देखिएगा, अच्छे से नहीं समझ में आया प्लीज पूछिएगा। फर्स्ट मार्च ए शॉर्ट कर रहा है 50 कॉन्ट्रैक्ट, बी लॉन्ग कर रहा है 50 कॉन्ट्रैक्ट। और हमको लॉन्ग हो या शॉर्ट हो भाई, 50 लोग खरीदेंगे तो 50 लोग बेचेंगे भी, तो सिर्फ 50 ही गिना जाएगा। ओपन इंटरेस्ट एज ऑन डेट कितना? 50। ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना हुआ? 50। 100 नहीं हुआ क्योंकि 50 लोगों ने खरीदा और 50 लोगों ने बेचा। सौदा कितना हुआ? 50 ही हुआ है, 100 नहीं होगा। मैंने एक लॉट खरीदा और सपोजिटली रिचा ने एक लॉट बेचा। मैंने खरीदा और उसने बेचा, तो भाई 50-50 का ही हुआ ना ट्रेड, 100 का तो हुआ नहीं। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम फॉर द डे इज 50। क्या ये फर्स्ट मार्च सबको समझ में आया? सेकेंड मार्च C goes long in 100 contracts and D goes short in 100 contracts. C ने 100 कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, D ने 100 कॉन्ट्रैक्ट बेचा, तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया। एक तारीख को जो 50 कॉन्ट्रैक्ट था, अब 150 कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एज न्यू लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस आर क्रिएटेड। अच्छा, ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना हुआ आज की रेट में? दैट इज सेकेंड मार्च 100 का ही सौदा हुआ ना। तो 2 मार्च को क्योंकि 1 मार्च तो हो गया, उस दिन का वॉल्यूम तो हमने देख लिया, हम सेकेंड मार्च का वॉल्यूम देख रहे हैं। सेकेंड मार्च का वॉल्यूम कितना हुआ आज सेकेंड मार्च को? 100 का ही। सेकेंड मार्च कितने लोगों को समझ में आया? नहीं आया। रिचा समझा क्या? चलो रिचा से पूछते हैं। रिचा क्या नहीं समझा? सर हमने फर्स्ट मार्च को 50 परचेज किया एंड सेल किया, हाँ लॉन्ग एंड शॉर्ट किया, देन बराबर। कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा सेकेंड मार्च को? नहीं, सेकेंड मार्च को कैरी फॉरवर्ड सिर्फ ओपन इंटरेस्ट होगा भाई। वॉल्यूम तो हम सिंगल डे का देखते हैं कि आज कितना वॉल्यूम हुआ। Okay. तो सेकेंड मार्च को कितना वॉल्यूम हुआ? सिर्फ 100 का वॉल्यूम हुआ। लेकिन ओपन इंटरेस्ट देखो, ओपन इंटरेस्ट हम क्यूमुलेटिव है। यस, ओपन इंटरेस्ट हम लोग देख रहे हैं कि पहले 50 का ओपन इंटरेस्ट था ओपन पोजीशन, अब 100 का और हो गया, मतलब टोटल 150 पोजीशंस ओपन है मार्केट में। ट्रेडिंग वॉल्यूम सर सिर्फ उसी दिन का ही दिखाएगा? यस, ट्रेडिंग वॉल्यूम उसी दिन का देख भाई। ट्रेडिंग वॉल्यूम तो ये बताता है ना आज कितना वॉल्यूम हुआ, उसको एक्यूमुलेट नहीं करते हम, कल का परसों का, फिर तो कितने दिन का करना पड़ेगा। तो सेकेंड मार्च को कितना वॉल्यूम हुआ वो आखिरी वाला बता रहा है, उसमें आपको क्यूमुलेटिव नहीं करना है। ओपन इंटरेस्ट क्यूमुलेट होगा लेकिन वॉल्यूम एक्यूमुलेट नहीं करना है। मार्च थर्ड क्या हो रहा है? मार्च थर्ड ए क्लोजेस, जो ए फर्स्ट मार्च वाला है, क्लोजेस शॉर्ट पोजीशन बाय बाइंग बैक 50 शेयर्स, 50 कॉन्ट्रैक्ट्स, और ई शॉर्ट कर रहा है 50 कॉन्ट्रैक्ट्स। ए का सौदा खत्म, लेकिन ई ने नया सौदा लेके आया। ए ने सौदा खत्म कर दिया तो 150 का 150 रहा, 150 का 100 हो गया, लेकिन ई ने नया सौदा लेके आया तो फिर 150 हो गया। तो देखो ओपन इंटरेस्ट रिमेन्स एट 150। क्यों? ए का शॉर्ट पोजीशन इज रिप्लेस्ड बाय ई का शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, और उस दिन सौदा कितना हुआ? सिर्फ एक ही सौदा हुआ, तो वॉल्यूम इज 50।
मेरे को बताओ 3 मार्च किसको समझ में नहीं आया? सबको समझ में आया क्या? पूजा, चेहरे से तो लग नहीं रहा है कुछ समझ में आ रहा है इधर। यस, बोलो। Sir, can you explain the table once again? मेरे As को I लगा was, ही था। हाँ, I changed my position, so for that reason, sorry. मैं फिर से बता रहा हूं एकदम शॉर्ट में। मार्च 1 को ए ने शॉर्ट किया 50 कॉन्ट्रैक्ट्स, बी ने लॉन्ग किया। शॉर्ट और लॉन्ग मिला के नहीं देखते, एवरेज देखते हम लोग, क्योंकि एक ने अगर बाय किया है, मैंने बाय किया और पूजा ने सेल किया है, तो 50 होगा। तो 50 कॉन्ट्रैक्ट ओपन इंटरेस्ट में, मतलब ये सौदा कंप्लीट नहीं हुआ, और ट्रेडिंग वॉल्यूम भी 50 है। दूसरे दिन सी लॉन्ग पोजीशन पे आ रहा है, खरीद रहा है 100 कॉन्ट्रैक्ट, और डी बेच रहा है 100 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ओपन इंटरेस्ट पहले के 50 ओपन है अभी भी, मतलब क्लोज नहीं हुए। बायर ने बाय करके रखा है, सेल नहीं किया, और सेलर ने सेल करके रखा है, बाय नहीं किया। तो 1 तारीख के 50 कॉन्ट्रैक्ट और बी के 2 मार्च के 100 कॉन्ट्रैक्ट, टोटल मिला के ओपन इंटरेस्ट, मतलब अभी भी पोजीशंस आर ओपन, पोजीशन अभी भी स्क्वायर ऑफ क्लोज नहीं हुआ है। तो टोटल कम्स टू 150, ओपन इंटरेस्ट 150 हो गया। और ट्रेडिंग वॉल्यूम उस दिन 2 मार्च को कितने कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेड हुआ है? 100। 3 मार्च ए ने अपनी पोजीशन हटा ली, लेकिन ई नया पोजीशन लेके आया, तो ओपन इंटरेस्ट रिमेन सेम, क्योंकि ए की पोजीशन माइनस कर दो तो 150 माइनस 50 कम्स टू 100, लेकिन ई पोजीशन बढ़ा रहा है, फिर 50 प्लस कर दो। लेकिन वॉल्यूम कितना हुआ ऑन 3 मार्च? इट इज ओनली 50 कॉन्ट्रैक्ट्स। 4 मार्च क्या हो रहा है? C closes long position by selling 100 contracts and D closes short position by buying back 100 contracts. तो दोनों 100 कॉन्ट्रैक्ट्स, 150 कॉन्ट्रैक्ट बचे हुए थे, 150 में से 100 कॉन्ट्रैक्ट इक्वल हो गए, स्क्वायर ऑफ हो गए। ठीक है, बायर ने बाय करके सेल कर दिया और सेलर ने सेल करके बाय कर दिया। तो 4 तारीख को सी और डी ने अपनी अपनी पोजीशंस जो 2 तारीख को बनाई थी वो खत्म कर दी, स्क्वायर ऑफ कर दी, प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ हो। तो अब ओपन इंटरेस्ट कितना बचा? सिर्फ 50 का। और ट्रेडिंग वॉल्यूम 4 तारीख को कितने वॉल्यूम का ट्रेड हुआ? 100 का। अब ये रिचा को कुछ समझ में नहीं आया शायद। पूछो पूछो पूछो। यस, तो मेरे को 4 मार्च का नहीं समझ में आया कि स्क्वायर ऑफ कैसे हो गया। मेरे को बता, 2 मार्च को सी ने क्या किया था? लॉन्ग लॉन्ग किया था 100 लॉन्ग मतलब खरीदा था। यस। 4 को क्या कर रहा है वो? क्लोजेस लॉन्ग पोजीशन, मतलब बेच रहा है। हाँ, अच्छा, 2 तारीख को डी ने क्या किया था? सेल किया था। और 4 तारीख को क्या कर रहा है? बाय कर रहा है, बाइंग बैक। जो सौदा उन्होंने 2 को किया था, 4 को वो स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। तो अब ओपन इंटरेस्ट कितने का बचेगा? 150 में से 100 गए। हाँ बोलो सर, बट 100 प्लस होगा ना, क्योंकि डी परचेस कर रहा है फिर से, तो प्लस नहीं होगा तो 50 में। उसने पहले 2 तारीख को बेचा भी तो था। बेच के खरीदो या खरीद के बेचो, सौदा तो स्क्वायर ऑफ हो गया ना। ओके सर। उसने कोई नया पोजीशन नहीं बनाई है। ओके सर। नई पोजीशन है क्या? नहीं। अब सिर्फ सी की बात करें, सी ने खरीदा 2 तारीख को और बेचा 4 तारीख को, सौदा खत्म। यस। डी ने बेचा 2 तारीख को और खरीदा 4 तारीख को, सौदा खत्म। ओके, मतलब न्यू पोजीशन अगर क्रिएट हो रही है तो हम कहाँ हो रही है? नहीं, मैं आपको पूछ रही हूँ कि अगर न्यू मेंबर क्रिएट हो रहा है तो हम प्लस अगर करेंगे। जैसे 3 तारीख को ई आया, हाँ सर। अब नया अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ओके ओके सर, गॉट इट।
बराबर है। तो Thank हम you. ओपन इंटरेस्ट भी देख रहे हैं और वॉल्यूम भी देख रहे हैं। डोंट गेट कंफ्यूज इन ओपन इंटरेस्ट एज वेल एज वॉल्यूम, बोथ आर डिफरेंट। और बताओ, और किसी को नहीं समझ में आया प्लीज लेट मी नो। ओके, अगला कंसेप्ट है प्राइस बैंड। नाउ प्राइस बैंड मतलब किसी भी दिन कोई शेयर कितना ऊपर जा सकता है और कितना नीचे जा सकता है, दैट इज टर्म्ड एज प्राइस बैंड। मैं आपको बता देता हूं, इसको हम लोग अपनी भाषा में सर्किट भी बोलते हैं। सर्किट। अब सर्किट मतलब क्या? हर एक कंपनी की अपनी अपनी औकात के हिसाब से, अच्छे से सुनना बेटा, हर एक कंपनी की अपनी अपनी औकात के हिसाब से स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करता है उसका प्राइस बैंड। इट कैन बी 5%, इट कैन बी 10%, इट कैन बी 20%। इसका मतलब क्या है? एक दिन में वो शेयर कितना ऊपर जा सकता है और कितना नीचे गिर सकता है, दैट इज बैंड। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर शेयर चल रहा है 100 रुपीज, एबीसी लिमिटेड का शेयर चल रहा है 100 रुपए, और इस पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने प्राइस बैंड लगाया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने प्राइस बैंड लगाया 10% का। मतलब आज एग्जाम्पल दे रहा हूं, टुडे इज 8th ऑफ मे, कल 9th ऑफ मे है, 9 तारीख को, अच्छे से सुनना, 9 तारीख को एबीसी लिमिटेड का प्राइस चल रहा है 100 रुपए और प्राइस बैंड है 10%। मतलब 9 तारीख को ये शेयर ज्यादा से ज्यादा 110 रुपए तक बढ़ सकता है, उससे ऊपर जा ही नहीं सकता। और नीचे के तरफ 10% नीचे, मतलब 90 रुपए तक जा सकता है, उससे नीचे जा ही नहीं सकता। इसके लिए इसको अपर सर्किट और लोअर सर्किट भी बोलते हैं। तो दैट इज टर्म्ड एज प्राइस बैंड, कितने रेंज में घूमेगा। तो अपर बैंड एंड लोअर बैंड, अपर बैंड को बोलते हैं हम लोग अपर सर्किट और लोअर बैंड को हम लोग बोलते हैं लोअर सर्किट। मतलब एक पर्टिकुलर शेयर कितना ऊपर जा सकता है और कितना नीचे गिर सकता है, उसका रेंज इज टर्म्ड एज प्राइस बैंड। आया समझ में? पूजा, अब सेटल हो गया सब बराबर? गुड। तो अब रीड कर, शाबाश। Sir, before reading, there is a query on my side. यस, Who decides this price band? इट इज स्टॉक एक्सचेंज इटसेल्फ। अगर मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा हूं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मैं वही बोल रहा हूं, शेयर की औकात देख के कि शेयर में, शेयर का फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। अगर उनको लगता है स्टॉक एक्सचेंज को कि कंपनी बहुत अच्छी है, जेन्युइन है, फाइनेंशियली कंपनी बहुत स्ट्रांग है, तो 20% का बैंड रखेगा कि 20% तक बढ़ सकती है, क्योंकि अच्छी कंपनी है यार। लेकिन ऐसी कई चिरकुट कंपनीज होती है, छोटी पेनी स्टॉक्स, ठीक है, जिसका है ना फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, इसमें गैम्बलिंग के चांसेस ज्यादा हैं। किसके? गैम्बलिंग के, Gambling. सट्टे वाले लोग आ सकते हैं। तो उन लोग क्या करेंगे, इसको एक साइड बढ़ाते ही बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते ही बढ़ाते जाएंगे। तो इसके लिए फिर उनका सर्किट कम हो जाता है 5%, कि भाई एक दिन में ये 5% से ज्यादा नहीं बढ़ सकता। समझ में आ रहा है? तो इट डिपेंड्स ऑन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंपनी। इफ द फाइनेंशियल कंडीशन इज वेरी हेल्दी, गुड कंडीशंस, good financial infrastructure is available, then 20% price band is given. If the company is not in a good financial conditions, then only 5% price band is given. So upper price band is termed as upper circuit Upper circuit, and lower price band is termed as lower circuit. lower circuit. तो कई बार हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, अरे यार वो शेयर देखा कि अपर सर्किट मार रहा है, 4 दिन से अपर सर्किट मार रहा है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कई शेयर अपर 20% वाले में, अच्छे से सुनना, 20% वाले में अच्छी कंपनी है, फाइनेंशियल टर्म्स आर वेरी गुड, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज को लग रहा है कि यार इसमें ना सटोरिये घुस गए, इसमें गैम्बलर्स घुस गए, तो वो 4-5 दिन देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद, वो 20% का जो प्राइस बैंड है वो 10% भी कर सकती है और 5% भी कर सकती है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज कि उसका प्राइस बैंड क्या होना चाहिए। फिर जब नॉर्मल कंडीशंस हो जाते हैं तो प्राइस बैंड फिर बढ़ा देते हैं 5% से 10%, 10% से 20%। ठीक है?
तो स्टार्ट रीडिंग. Price band. Price band is essentially the price range within which a contract is permitted to trade during a day. The band is calculated with regard to previous day's closing price of a specific contract. For example, previous date closing price of a contract is rupees 100 and price band for the contract is 10%. Then the contract can trade between rupees 90 and rupees 110 for next trading day. समझ में आया? आगे. On the first trading day of the contract, the price band is decided based on the closing price of the underlying asset in cash market. For example, if today is first trading day of a futures contract for an underlying asset, that is company A, the price band for the contract is decided on the previous day's closing price of company A stock in cash market. कुछ समझ में आया? Company price band. मैं आपको बताता हूं. जो हम लोग अभी इसमें एग्जांपल देख रहे हैं, सितंबर 21 को आपने फ्यूचर खरीदा, 30 सितंबर को एक्सपायरी डे है, बराबर है? अब एक्सपायरी डे के नेक्स्ट डे प्राइस कैसे डिसाइड, नया जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट नया खुल रहा है उसका प्राइस कैसे डिसाइड होगा? उसका प्राइस डिसाइड होता है कैश मार्केट में क्या क्लोजिंग प्राइस था उसके हिसाब से. तो एक्सपायरी डेट वाले दिन कैश मार्केट में क्या प्राइस पे क्लोज हुआ कंपनी ए का प्राइस, दैट विल बी द ओपनिंग प्राइस ऑन द नेक्स्ट डे. ठीक है, क्योंकि फ्यूचर का प्राइस किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ऑन अंडरलाइंग एसेट का प्राइस. आगे. Price band is clearly defined in the contract specification so that all market participants are aware of the same in advance. Sometimes bands are allowed to be expanded at the discretion of the exchanges with specific trading halls. बराबर है, मैंने पहले ही बताया कि बैंड कौन डिसाइड करता है? एक्सचेंज, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस ऑफ द कंपनी. अगर एक्सचेंज को लगता है कि यार इसमें जुआ ज्यादा चल रहा है, सट्टा ज्यादा चल रहा है, लोग ज्यादा घुस रहे हैं और इसमें फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो फिर प्राइस बैंड कम भी किया जा सकता है. तो बढ़ाया भी जा सकता है, कम भी किया जा सकता है. डिपेंड्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? पोजीशंस इन डेरिवेटिव मार्केट, इसमें मैं आप लोगों को कुछ भी बताना नहीं चाहूंगा क्योंकि आप सबको मालूम है. लॉन्ग पोजीशन मतलब खरीदना या बेचना, बाइंग और सेलिंग. मार खाएगी पूजा, मार खाएगी. लॉन्ग पोजीशन मतलब बाय, शॉर्ट पोजीशन मतलब सेल. ठीक है, अब तो रीड करवाना ही पड़ेगा मेरे को. मैं तो सोच रहा था कि तुम लोगों को बोलूं रीड करने, लेकिन अब तो तू ही रीड करेगी. अब तो पूजा तू ही रीड करेगी. यस. Long position. Positions in derivative market. ना पूजा ना, ऊपर से रीड करना. पोजीशंस इन डेरिवेटिव्स मार्केट. हाँ, that only I was reading. As a market participant. As a market participant, you will always deal with certain terms like long, short, and open positions in the market. Let us understand the meanings of commonly used terms. अब मैं बता रहा हूँ. लॉन्ग पोजीशन मतलब बाय करना, शॉर्ट पोजीशन मतलब सेल करना, और ओपन पोजीशन मतलब ओपन इंटरेस्ट. मार्केट में आपकी पोजीशन ओपन है, बाय किया है लेकिन सेल नहीं किया, या सेल किया है लेकिन बाय नहीं किया. यस, लॉन्ग पोजीशन. Outstanding or unsettled buy position in a contract is called long position. For instance, if Mr. X buy 5 contracts on Sensex futures, then he would be long on 5 contracts of Sensex futures. If Mr. Y buys 4 contracts on Nifty futures, then he has a long position in 4 contracts of Nifty futures. समझ में आया? इसमें कोई प्रॉब्लम है? शॉर्ट पोजीशन मतलब आपने माल बेचा है. ठीक है, यस, माल बेचा. Short position, outstanding or unsettled sell position in a contract is called short position. सेल पोजीशन, बराबर है. ऊपर वाला बाय पोजीशन था, उसको लॉन्ग बोलते हैं, सेल पोजीशन को शॉर्ट बोलते हैं. आगे. For instance, if Miss P sells 5 contracts on Sensex futures, then she would be short on 5 contracts on Sensex futures. If Miss Q sells 4 contracts on Nifty futures,
then she would be short on 4 contracts of Nifty futures. सेल किया है मतलब शॉर्ट, बाय किया है मतलब लॉन्ग। Long. ओपन पोजीशन मतलब बाय किया है लेकिन सेल नहीं किया, या फिर सेल किया है लेकिन बाय नहीं किया। आइदर और, मतलब योर पोजीशन इज स्टिल ओपन, आपने अभी तक अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं की, दैट इज ओपन पोजीशन। Open position, outstanding or unsettled, either long means buy or short means sell position in various derivative contracts is called open position. For instance, if Mr. X shorts 5 contracts on Infosys futures and goes long on 3 contracts of Reliance futures, he is said to be having open position, which is equal to short on 5 contracts of Infosys and long on 3 contracts of Reliance. If on the next day he buys 2 Infosys contracts of same maturity, his open position would be short on 3 Infosys contracts and long on 3 Reliance contracts. कुछ समझ में आया? रिचा, समझ में आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नेक्स्ट इज नेकेड एंड कैलेंडर पोजीशंस। अब मैं आप लोगों को बता दूं, नेकेड पोजीशन मतलब बहुत ज्यादा आसान है, अच्छे से सुनना। हमारे जैसे लोग जो थोड़े बहुत शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं, हम लोग क्या करते हैं मालूम? हम लोग है ना फ्यूचर्स में ज्यादा ट्रेड ना करते, हम लोग कैश में ज्यादा ट्रेड करते। धीरे 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 करके ना 1000 रिलायंस जमा कर लेंगे। अच्छे से सुनना, 1000 रिलायंस के शेयर्स जमा कर लिया और ये लॉन्ग टर्म के लिए रखा है। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम आता है जब मेरे को ऐसा लगता है, अच्छे से सुनना, मेरे को ऐसा लगता है कि यार रिलायंस गिरने वाला है, रिलायंस गिरने वाला है, तो मैं क्या करूंगा मालूम? फ्यूचर में शॉर्ट करूंगा, बेचने। इधर कैश मेरे पास, ये देखो, ये अज्यूम करो कि दिस इज 1000 शेयर्स ऑफ रिलायंस, ये मेरे डीमैट अकाउंट में पड़े हैं, एक एक करके मैंने खरीदा है। लेकिन दिक्कत क्या है, मेरे को डर है अब भी कि रिलायंस गिरने वाला है, रिलायंस का शेयर गिरने वाला है। तो मैं क्या कर रहा हूं? शेयर नहीं बेच रहा, मैं फ्यूचर्स में जाके शॉर्ट सेल कर रहा हूं। अब सही में रिलायंस नीचे आ गया तो मेरा जो कैश सेगमेंट है उसमें तो लॉस होगा, लेकिन फ्यूचर में मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। कुछ समझ में आया? यहां कैश सेगमेंट में मैं बाय पोजीशन पे हूं या सेल पोजीशन पे हूं? बाय पोजीशन, बाय करके रखा है ना भाई, बाय करके मैंने अपने डीमैट अकाउंट में रखा है 100 शेयर, 1000 शेयर, रिलायंस का 1000 शेयर। मेरे को डर क्या है? ये रिलायंस का भाव चल रहा है इतना ऊपर, नीचे गिर जाएगा तो मेरा नुकसान होगा। ये नुकसान से बचने के लिए मैं हेजिंग कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? इसको तो, ये तो मेरे डीमैट अकाउंट में, इसको मैंने संभाल के रख लिया डीमैट अकाउंट। मैं जाता हूं ब्रोकर के पास और वहां रिलायंस शॉर्ट पोजीशन में ले रहा हूं, शॉर्ट कर रहा हूं, बेच रहा हूं। बराबर है? अब मेरे को बताओ, इट इज टर्म्ड एज, इट इज नॉट अ नेकेड पोजीशन। ये नेकेड पोजीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने फ्यूचर मार्केट में बेचा है, लेकिन मेरे अकाउंट, डीमैट अकाउंट में ये शेयर्स हैं। अब अज्यूम करो पूजा को भी ऐसे ही लगा, पूजा के पास रिलायंस के शेयर्स नहीं हैं और पूजा डायरेक्ट जाती है और बोलती है एक काम करो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दो। क्या पूजा के पास 1000 शेयर्स हैं? नहीं है। पूजा डायरेक्ट जा रही है और फ्यूचर में काम कर रही है, इसको बोलते हैं नेकेड पोजीशन। नेकेड पोजीशन मतलब कैश मार्केट में आपके पास शेयर्स नहीं है, फिर भी आप फ्यूचर मार्केट में बेच रहे हो, दैट इज नेकेड पोजीशन। ये कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक कंसेप्ट है, इसके लिए मेरे को मतलब दिया हुआ है, इसके लिए पढ़ा रहा हूं। मेरे को एकदम कॉमन सी चीज है रे, ये रिलायंस के शेयर्स है मेरे पास, मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको रख रहा हूं, फिर वो नीचे जाए या ऊपर जाए मैं बेचूंगा ही नहीं। मैंने तो सोच के रखा है 10 साल बाद बेचूंगा। तो मार्केट में नीचे अप्स एंड डाउन तो चलते रहते हैं। अब मेरे को बताओ कि ना इस चीज के लिए मैं फ्यूचर में जाके शॉर्ट करूं,
तो ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम कॉल्स या मैक्सिमम पोजीशंस नेकेड पोजीशंस ही होती है। नेकेड पोजीशन मतलब हमारे पास शेयर्स नहीं है फिर भी हम जाके शॉर्ट कर रहे हैं या लॉन्ग कर रहे हैं। तो देखो नेकेड पोजीशन की सिर्फ एक ही लाइन का एक्सप्लेनेशन है नेकेड का, बाकी जो भी है वो कैलेंडर स्प्रेड है, बाकी जो भी है वो कैलेंडर स्प्रेड है। इसका एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा हूं मैं। नेकेड पोजीशन सिर्फ एक ही लाइन का एक्सप्लेनेशन दिया है इसके लिए इन्होंने। नेकेड पोजीशन in futures market simply means a long or short position in any futures contract without having any position in the underlying asset। मतलब अंडरलाइंग एसेट आपके पास है ही नहीं फिर भी आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बाय या सेल कर रहे हो, दैट इज टर्म्ड एज नेकेड पोजीशन। कितने लोगों को नेकेड पोजीशन नहीं समझ में आई? यस रिचा। सर फ्यूचर्स में जैसे आप पूजा का एग्जांपल दे रहे थे कि उसने जाके शॉर्ट किए है उसने रिलायंस के, बट उसको वो एसेट ही नहीं तो शॉर्ट कैसे कर रही है, मुझे वो समझ नहीं आ रहा। वो तो कॉन्ट्रैक्ट है ना। फ्यूचर्स इज एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट कि मैं ये रेट पे बेच रही हूं, एक्सपायरी तक अगर ये रेट से ऊपर जाएगा तो मैं लॉस बेयर करने को तैयार हूं। याद रखना हम दो टाइप के मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं। एक कैश मार्केट, कैश मार्केट मतलब भाई जितना पैसा है उतना ही शेयर खरीदेंगे और अपने डीमैट अकाउंट में जमा हो जाएगा जी। एक होता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे आप सट्टा खेलोगे। आपको लगता है, अच्छे से सुनना, आपको लगता है अभी फिलहाल मई का कॉन्ट्रैक्ट चालू होगा कि नहीं? अच्छे से बताओ, फ्यूचर्स में मई का कॉन्ट्रैक्ट चालू होगा या नहीं? यस। मई का कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होगा? लास्ट थर्सडे ऑफ मे मंथ। लास्ट थर्सडे कौन सा डे है? 26 है। ओके। ठीक है जी। मेरे को ऐसा लगता है, रिचा को ऐसा लगता है कि रिलायंस भागने वाला है, तो रिचा लॉन्ग पोजीशन लेगी या शॉर्ट पोजीशन? लॉन्ग। लॉन्ग। ये पोजीशन मतलब आप गए ब्रोकर के पास, ब्रोकर को बोला एक काम कर, रिलायंस का ना मई महीने का कॉन्ट्रैक्ट खरीद ले, तो उसने खरीद लिया। अब 26 मई तक आपके पास टाइम है, एक्सपायरी डेट तक। अगर वो भाग गया तो आप बेच सकते हो, बराबर है, और मुनाफा कमा सकते। नीचे आ गया तो शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट कहां से करोगे? माल तो आपके पास ऑलरेडी है, माल बेचोगे, लॉस करोगे आप। आपने रिलायंस क्यों खरीदा पहले ये बताओ, पहले लिख लो, लिखो। 8 मई परचेज वन लॉट ऑफ रिलायंस at the rate 1000। यस सर। बराबर है। एक्सपायरी डेट इज 26 में। यस। बराबर। अब मेरे को बता कि रेट 1050 रुपए हो गया, तेरा फायदा या नुकसान है? फायदा। गुड। रेट हो गया 920 रुपए, नुकसान। अब मेरे को बता तूने बाय किया, तेरे को सेल करना पड़ेगा कि नहीं? यस। तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई। ओके। बराबर। यस। अब मनीष राय कर रहा है, मनीष राय आज दैट इज 8th में, मेरे को ऐसा लग रहा है रिलायंस गिरने वाला है, तो मैं ब्रोकर के पास जाऊंगा और बोलूंगा भाई रिलायंस शॉर्ट मार। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट भाई, मेरे को डिसाइड करना है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि रिलायंस नीचे जाने वाला है, तो मैं पहले बेचूंगा बाद में खरीदूंगा। तो मैंने बेच दिया, आज 1000 रुपए में बेच दिया, बराबर। 920 रुपए हो गया। मैं जाता और बोलता हूं भाई रेट क्या चालू है? बोले सेठ 920। बोलूंगा खरीद ले, क्योंकि पहले मैंने बेचा था। करेक्ट। 1000 में बेचा और 920 में खरीदा। खरीदा कितने में? 920। और बेचा कितने में था? 1000। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस? प्रॉफिट। तो अ पर्सन कैन आइदर गो फॉर लॉन्ग और फॉर शॉर्ट, ये समझ में आया? यस सर। लेकिन क्या
रिचा के पास या मनीष राय के पास रिलायंस के शेयर्स हैं? नहीं। नहीं है, इसके लिए उसको बोलते हैं नेकेड पोजीशन। ओके। समझ में आ रहा है? यस सर। अगर मेरे पास शेयर्स भी हैं और मैं फ्यूचर में भी खेल रहा हूं तो इट इज नॉट अ नेकेड पोजीशन। प्रॉब्लम यहां ये है कि मेरे पास कैश में स्पॉट मार्केट में शेयर्स है ही नहीं, मेरे पास शेयर्स उसके है ही नहीं, रखे ही हुए नहीं है, और फिर भी मैं फ्यूचर में ही सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो दैट इज टर्म्ड एज नेकेड पोजीशन। याद रखना, आज भी शेयर मार्केट में मैक्सिमम नेकेड पोजीशन ही होते हैं, क्योंकि लोग कैश सेगमेंट में कम और फ्यूचर्स में ज्यादा खेलते हैं प्रॉफिट कमाने के चक्कर में। फ्यूचर्स यू मीन बाय डेरिवेटिव मार्केट, राइट? यस। बेटा क्या कर रहे हो, ऐसा मत कर रहे रिचा, हार्ट अटैक आएगा मेरे को। हम सिर्फ डेरिवेटिव मार्केट ही पढ़ रहे हैं अभी। ओके ओके। और डेरिवेटिव मार्केट में मैंने बताया दो कंसेप्ट होते हैं, एक फ्यूचर्स और एक ऑप्शंस। ठीक है? यस सर। अच्छा, ये तो हो गया नेकेड पोजीशन। अब दूसरा है कैलेंडर स्प्रेड। कैलेंडर स्प्रेड मतलब, ए मेरे को बताओ, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कितने कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बराबर है? नियर मंथ, नेक्स्ट मंथ, फार मंथ। ठीक, मैंने एक रिलायंस फ्यूचर मई का लिया, एक रिलायंस फ्यूचर जून का लिया और एक जुलाई का लिया, क्या हो गया? कैलेंडर पोजीशन, नथिंग एल्स। एक फ्यूचर मई का, एक जून का, एक जुलाई का, क्या बोलेंगे इसको? कैलेंडर स्प्रेड। क्या ये समझ में आया? कैलेंडर स्प्रेड समझ में आ रहा है? अब इसको एक बार रीड कर लो, जस्ट गो थ्रू इट। कोई नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे को बताइएगा। यस, कंप्लीटेड। कुछ क्वेरी है बेटा इसमें? वॉज इट इजी? रिचा समझ में आया बेटा? पूजा? ओके। अब ओपनिंग अ पोजीशन एंड क्लोजिंग, यार ये तो है ना, जाप्ती हो जाएगी। ओपनिंग अ पोजीशन मतलब, जैसे अभी अभी मैंने रिलायंस का एग्जांपल दिया, रिचा ने लॉन्ग पोजीशन लिया और मैंने शॉर्ट पोजीशन लिया, तो दैट इज ओपनिंग अ पोजीशन। जब, अच्छा, रिचा ने बाय किया था, लॉन्ग पोजीशन था, जब रिचा सेल कर देगी तो उसका पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गया, दैट इज क्लोजिंग अ पोजीशन। अच्छा, मैंने क्या किया था? मैंने शॉर्ट किया था, जब मैं बाय करूंगा तो दैट इज क्लोजिंग अ पोजीशन। तो ओपनिंग अ पोजीशन मतलब सौदा खड़ा करना, क्लोजिंग अ पोजीशन मतलब सौदा स्क्वायर ऑफ करना। ठीक, तो मैं चाहूंगा आप लोग सिर्फ ऐसे ही रीड कर लो इसको। एंड प्लीज गो थ्रू दिस डिफरेंस बिटवीन ऑल्सो फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स, हम लोग कर चुके हैं बेटा ये।
ओपनिंग अ पोजीशन सबको समझ में आई? क्लोजिंग अ पोजीशन सबको बेटा समझ में आया? Now please go through this difference between forward and futures. Completed? Any queries? Yes, Pooja. So last point in the table, difference between forwards and futures. कौन सा? The quality of information and its dissemination. Dissemination means one type of advertisement. Nah, dissemination Then, means no proper information. okay. फ्यूचर्स में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन फॉरवर्ड क्योंकि कस्टमाइज्ड होता है, तो यहाँ पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। ठीक है, कम्युनिकेशन गैप रहने के चांसेस ज्यादा है। ज्यादा। एनीथिंग एल्स? नो। तो आज के लिए बेटा इतना ही काफी है, क्योंकि जो पे ऑफ है, पे ऑफ चार्ट्स है, आगे चल के ये थोड़ा सा फ्रेश माइंड से आप लोग करेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू। आगे मैं चाहूंगा कि आगे भी आप लोग देखें, आगे ना कुछ चीजें रिपीट हो रही है। पे ऑफ चार्ट के बाद अगर आप आएंगे तो कॉस्ट टू कैरी और बाकी सब चीजें रिपीट हो रही है। देखिए आप, कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल अगेन इट इज रिपीटिंग। उसमें सब चीजें नहीं पढ़ना है, उसमें मैं आप लोगों को स्पेसिफिकली बताऊंगा कि क्या क्या चीजें पढ़ना है जो अलग है, जो डिफरेंस है। ठीक है, चलो ओके देन, बाय, हैव अ गुड टाइम, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय। थैंक यू।